हाय नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा, कुछ विशेष परिस्थिति के कारण हम नहीं आ पा रहे थे। तो मेरे इस वीडियो पर आए हुए प्रचार को कृपया स्किप न कीजिएगा। बाकी हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं कि सरकार के पास क्या सिर्फ नेशनलाइज बैंकों की ही गारंटी है? क्या सरकार केवल नेशनलाइज बैंकों को ही मतलब पैसा वापस दिलवाएगी? और सरकार के पास जो नेशनलाइज नन बैंकिंग है, जैसे LIC है, बैंकिंग तो नहीं है वो, नन बैंकिंग में इंश्योरेंस क्षेत्र में है, तो इंश्योरेंस में है, बजाज एलियांज है, टाटा AIG है, या फिर जो है सो ICICI, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या इन सब का ही ठेका लिए हुआ है और किसी का नहीं? अब एक बात सोचिए कि क्या इस सब संस्थानों में मनुष्य प्रजाति के लोग जमा करते हैं, इसीलिए उनका मान सम्मान होना चाहिए। और सहारा इंडिया में जानवर प्रजाति के लोग जमा करना शुरू किए थे, उसका लाइसेंस सरकार के किसी न किसी विंग के द्वारा दिया गया, चाहे वो RBI हो या चाहे उसको IRDA हो या चाहे किसी भी अन्य कंपनियों से हो। तो ये भी तो सरकार के ही किसी न किसी विंग के द्वारा दिया गया है, लाइसेंस है, या कहीं अपने से ले आया है या कहीं दूसरे से। विदेशी सरकार का तो विंग नहीं है। तो क्या इनके वोटर मनुष्य प्रजाति के हैं? क्या इनके वोटर हम नहीं हैं? क्या इनके वोटर सहारा इंडिया में जो जानवर प्रजाति के हैं वो लोग वोट नहीं देते हैं? क्या सरकार का मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं बनता है? हम जैसे भी हैं वैसे भी हैं, मरे रहें उससे नहीं को मतलब है। इस सब का भी निदान हम बता रहे हैं आगे। अब दूसरी बात ये है कि एक बात सोचना ये है कि आजकल जो है ना सो फील्ड वर्करों को अनुशासनहीनता के नाम पर या कंपनी को बदनाम करने के नाम पर इसका जो है सो लाइसेंस मतलब एजेंसी को नियुक्त किया जा रहा है, और फ्रेंचाइजियों वालों को भी नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों पर तो इनका अधिकार चलता है, तो ये अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन सहारा इंडिया ने जो अनुशासनहीनता, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सब कुछ किया है, इतने लोगों के साथ जो धोखाधड़ी किया है, इस पर कोई भी अनुशासनहीनता का मुकदमा नहीं बनता है। और इसको देखने के लिए कौन, हम देखेंगे क्या? इस बीच में एक समाचार आया था कि रीजन ऑफिस, कुछ ब्रांच ऑफिस को तोड़ा गया, खास करके कुछ रीजन और सेक्टर को तोड़ा गया। तो फिर बाद में आया कि नहीं इसे निरस्त कर दिया गया, क्योंकि मतलब CRCSL का यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का जो है ना सो ये आदेश है कि नहीं भाई, आपको जो है सो जब कोई भी ब्रांच बंद करना हो या किसी भी ब्रांच की छटनी करना हो या उसका रैंकिंग कम करना हो, तो बिना पेपर में एडवर्टाइज दिए हुए नहीं कर सकते आप। तो खैर इसको रोक दिया गया। इस बीच में जो है जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो प्रत्येक ब्रांच का बैंक अकाउंट सील कर दिया गया। न तो उसमें आप डाल सकते हैं, न ही निकाल सकते हैं, न ही किसी का पेमेंट कर सकते हैं। ये अभी भी ऐसे ही है। इस बीच में एक इनकम टैक्स का जो है सो लिस्ट दिया है, जब पता किए तो कहता है पैसा तैसा नहीं जमा हुआ है। अब जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ आप देखते हैं, उसका जैसे रिटर्न फाइल करके एक दो आदमी बोल रहा था कि हमारा तो 600, 700, 800, 1000 के नीचे था, तो आ भी गया। भगवान जाने आया कि नहीं आया। ऐसी स्थिति में इस बदनाम कंपनी को और कौन बदनाम करेगा? इससे भी नीचे गिरावेगा कोई किसी को क्या? कंपनी के चलते तो अब हम लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब हम लोगों की छवि मतलब मार्केट निकलना मुश्किल हो रहा है, हम लोगों को एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो रहा है। अब इस कंपनी की छवि बची ही क्या है कि इसको लोग और गिराएगा, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि कंपनी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अरे तेरी छवि क्या है? इसमें मेरा एक सुझाव है कि सरकार को और कोर्ट को यह समझाना है कि इतने लोग जो इसमें जुड़े हैं, इतने लोग जो आत्महत्या की है, इसका जिम्मेवार कौन? इसकी जिम्मेवारी भी तो किन्हीं के ऊपर होगा, किसी न किसी कारण से तो होगा ना। कौन है इनके जिम्मेवार? सुप्रीम कोर्ट के आदमी तो कह दिए कि नूपुर शर्मा ने ऐसा भाषण दिया इसीलिए पूरे देश में नहीं विश्व में आग लग गई। तो भैया नूपुर शर्मा दोषी है। हम नूपुर शर्मा के विषय पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, तो फिर इसका दोषी कौन?
ये जो सहारा इंडिया जो अपने स्टैंडर्ड को गिराते हुए भारत के समस्त एजेंटों का स्टैंडर्ड गिराया, अभी जमाकर्ताओं को परेशान करके आत्महत्या करने पर विवश कर दिया, एजेंट लोग आत्महत्या करके मर गए, इसका जिम्मेदार तो कोई होगा, न कोनो तो कारण होगा, इसका जिम्मेदार कौन? ये भी हम बताते हैं। अब रह गई बात कि इसके लिए सुब्रत निश्चिंत बैठा हुआ है कि हम कुछ देने वाले नहीं हैं, आप कंफर्म हो लीजिए। वो उधर से कुछ नहीं देगा, 8 आना पैसा नहीं देगा, वो वकील को देगा, कोर्ट मैनेज करेगा, अफसर मैनेज करेगा, सरकार मैनेज करेगा, लेकिन जमाकर्ता को कुछ नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। वह अफसर मैनेज कर ले, पुलिस मैनेज कर ले, कोर्ट मैनेज कर ले, वकील मैनेज कर ले, सरकार मैनेज कर ले, सब कुछ कर लेगा, लेकिन पब्लिक को पैसा नहीं देगा। इसकी क्या सोच है ये आप ठीक से समझ लीजिए। इसकी सोच है कि हमने कंपनी खोल दी है, खोले हुआ है, इसका कैंसिल नहीं हुआ है, इसका कोर्ट निरस्त नहीं हुआ है, कंपनी बंद नहीं हुई है। जो साहब काम करना चाहें अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने पेमेंट के लिए या अपने जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए और पैसा लाइए, उसका भुगतान कराइए, अपना कमीशन लीजिए, 11% हमको गुरु दक्षिणा के रूप में देते रहिए। ऐसा इसका अपना नियम है और वो इस पर अडिग है। अब हम लोग कितने हेयर थेतर हैं ये आप जानिए, अब हमको सोचना है। अब एक बात इसमें देखिए कि अभी विंड्स पर जो है सो 5-6 तारीख को मीटिंग होने वाली है कमांड में। उस मीटिंग में क्या होना है, विंड्स के बारे में जिनको मालूम होगा सो तो जानते ही होंगे, जिन्हें नहीं मालूम होगा 1 सेकेंड में हम इस बात को बता देते हैं कि हम एजेंट जाके किसी भी दुकानदार को पार्टनर बनाएंगे, वो अपने ग्राहकों को सब पार्टनर बनाएंगे, उनसे जो भी सामान बेचेंगे मोबाइल के द्वारा बेचेंगे। यानी दुकानदार का मोबाइल कंपनी सहारा इंडिया के विंड्स कंपनी से रजिस्टर्ड होगा। ये जो भी बेचेंगे, 1 रुपये का सलाई बेचे कि 500 रुपये का कोई सामान बेचें या चाहे 1 लाख रुपए का कोई सामान बेचें, किराना दुकान हो या कपड़ा दुकान हो, सोना चांदी हो, हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, जूते पॉलिश हो, दाढ़ी की नाई की दाढ़ी, हम लोग सभी दुकानदार को जोड़ेंगे। उस पे वो जो पैसा ग्राहक से लेंगे वो मोबाइल के थ्रू लेंगे, ताकि वो मोबाइल नंबर कंपनी से रजिस्टर्ड होगा और उसका सर्विस टैक्स कटेगा। तो यानी ये हुआ कि जो मुनाफा मतलब एक दुकानदार भर माह में कमाता है उसमें से कुछ परसेंट कट करके 10,000 रुपया या जो भी पूरे माह में जो भी हो, एक नाई से तो 10,000 रुपया नहीं जा सकता, लेकिन किराना दुकान के, कपड़ा दुकान, सोना चांदी दुकान, हार्डवेयर वाले दुकान से तो महीना में 10,000 रुपया जा सकता है। तो 10,000 रुपया पर एक कूपन उस दुकानदार के नाम से अलॉट होगा। अगर अधिक होता है और 20,000 नहीं पूरा होता है तो वो पैसा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले महीना में जोड़ा जाएगा। नहीं तो 10,000 में एक कूपन होगा, एक लॉटरी निकलेगी। मिला तो पूरा इंडिया उसी का हो जाएगा, नहीं मिला तो ठन ठन गोपाल। सुनते हैं कि मिनिमम प्राइस है, उस पर शायद 5,000 रुपया मिलना तय है। तो ऐसा दुकानदार हमको ढूंढना होगा जो 10,000 रुपया अपने कमाई में से दे। मिनिमम गारंटी 5,000 की, ऊपर क्या मिलेगा, 10,000 मिले, 50,000 मिले, 1 लाख मिले, 10 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, पूरा बिहार मिल जाए, पूरा यूपी बिहार मिल जाए, पूरा इंडिया मिल जाए, या हो सकता है कि पूरा एशिया उनको दे दे। तो ऐसे दुकानदार को हमको समझाना होगा। तो अब तो दुकानदार समझेंगे नहीं, दुकानदार को ठगना होगा कि भैया तुमको जो है सो पूरा बिहार मिलने वाला है, गांधी मैदान या रेलवे स्टेशन या गोलघर सब कुछ आपको मिल जाएगा, विधानसभा विधान परिषद सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में हम जितने दुकानदार को कर सकते हैं तो वो करेंगे, लेकिन ये बात तो गारंटी है कि हम उसे कन्विंस नहीं कर सकते, ठग कर ला सकते हैं तो लाएंगे। फिर भी जमाकर्ता हमको कितना सम्मान देके, कुर्सी देके बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, पान खिलाएंगे कि ना नहीं आप तो मेरा पहले वाला पैसा रखे हुए हैं तो इसके लिए नहीं कोनो बात है, ये फिर ले जाइए तो ठीक है। अब रह गई बात कि ऐसे मुकदमों से निपटने का मेरे पास एक ही तरीका है। थोड़ा सा गौर से सुनिए आप लोग। मैं विशेष रूप से अभय देव जी को, नीरज जी को, इसमें आगे आने वाले जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं उनसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के टॉप जो वकील हैं
जो सरकार और कोर्ट को उसकी औकात दिला सकते हैं, ऐसे 5 वकीलों को हम लोग नामित करें। उनका जो भी फीस होगा, जितने भी फील्ड वर्कर हैं, अगर कोई जमा करता देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा। नहीं तो जितने भी जमा करता हैं हम लोग उनके फीस का प्रबंध करें, जमा करता से भी ले लेकर। लेकिन गारंटी हो कि 2 से 3, 4, 5 बहस में फील्ड वर्करों की जीत हो, जमाकर्ताओं की जीत हो, पूरा देश की जीत हो, चीटिंगबाजों की हार हो। चाहे हमको जिस वकील से संपर्क करना पड़ेगा, कपिल सिब्बल हो, वो क्या नाम है कि प्रशांत भूषण हो, या और जितने भी वकील हैं टॉप लीडर, टॉप मोस्ट के, जो गारंटी के साथ केस लेते हैं और केस लड़ते हैं और विजय दिलाते हैं, चाहे इसके लिए जिसको जहां भी जैसे भी मैनेज करना पड़े मैनेज करे। किंतु इस बात को यदि हम लोग धरना प्रदर्शन के पश्चात हम लोग एक बैठक करें, दिल्ली से आने के बाद हम लोग एक बैठक करें कि हम लोगों ने फलाने वकील से बात की है, दिल्ली में आप लोग जा रहे हैं या दिल्ली में हैं, आप लोग किसी अच्छे बड़े वकीलों से बात करें और सशर्त बात करें कि हम जो भी खर्च लगेगा हम देंगे। किंतु सरकार, कोर्ट और सुब्रत, सहारा इंडिया को मुद्दे नहीं बनाना, मुदाला क्या मतलब क्या कहते हैं, सहारा इंडिया पर केस नहीं करना है, सहारा इंडिया परिवार पर नहीं केस करना है, सिर्फ 3 व्यक्तियों पर ही केस करना है, सुब्रत राय, स्वप्ना राय, सुब्रत राय का दोनों बेटा और उसके परिवार का जयव्रत राय हो, उसकी घर वाली बेटी जो भी हो, उसी परिवार के नाम से केस करना, किसी और के नाम से नहीं। व्यक्तिगत नामों से केस करने पर वो कहीं नहीं जा पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि हम कहीं से नहीं हैं। तो ये बाकी हम और अगले वीडियो में भी हम कुछ कहेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए हम आपसे आज क्षमा प्रार्थी हैं। और यह जांच सिल्वर ईयर लाभ योजना के समय से हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा जो वर्तमान परिस्थिति है उसी के लेके हम लोग जो है सो प्रयास करें कि नहीं, हर हाल में निश्चित रूप से इस पर हो 3 से 4 या 5 लोगों को ही नामजद किया जाए, कंपनी को नामजद नहीं किया जाए। सहारा रियल एस्टेट हो, चाहे सहारा हाउसिंग हो, चाहे सहारा क्रेडिट हमारा इंडिया हो, सहारा क्रेडिट हो, कुछ भी नहीं, व्यक्ति के नाम से केस करके हम चाहते हैं कि उनसे हम जो फैसला हो, यही हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। बाकी सब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।